हेलो डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है अनीमिया। हाँ, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे प्रैक्टिकली हर डॉक्टर अपने क्लिनिक में ऑलमोस्ट डेली फेस करता है। बिल्कुल। तो आज हम इस टॉपिक को किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक इन डेप्थ कहानी और सवाल जवाब के तरीके से समझेंगे। हम इस पैथोफिजियोलॉजिकल पजल की पूरी डेप्थ में जाएंगे। सही कहा। बेसिक डेफिनेशन से शुरू करें तो अनीमिया एसेंशियली एक ऐसी कंडीशन या स्थिति है जहां पेशेंट में रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट या फिर आरबीसी काउंट मतलब हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जाती है। राइट। एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। अगर हम आरबीसीज को बॉडी के ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स मान लें, तो अगर ये ट्रक्स कम हो तो बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो फेल हो जाएगा ना। एग्जैक्टली वो डिलीवरी सिस्टम स्लो हो जाएगा। पर बीमारी को समझने के लिए हमें पहले हेल्दी बेसलाइन पता होना चाहिए, यानी सामान्य मात्रा क्या है। तो इन डिलीवरी ट्रक्स की आइडियल काउंटिंग क्या होनी चाहिए? एज और जेंडर के हिसाब से ये वेरी करता होगा, राइट? हाँ, काफी वेरी करता है। अगर मेन यानी आदमियों की बात करें तो नॉर्मल एचपी लेवल 13.5 से 18 ग्राम्स डीएल होता है और इनका आरबीसी काउंट 4.7 to 6.1 सेल्स एमएमसीएल के बीच रहता है। अच्छा, और विमेन में? विमेन में ये वैल्यूज थोड़ी कम होती हैं। एचबी लेवल 12 से 15 ग्राम्स डीएल और आरबीसी काउंट 4.2 to 5.4 सेल्स एमएमसीएल होता है। और चिल्ड्रन का बेसलाइन क्या है? बच्चों में वैल्यूज कैसे देखते हैं? चिल्ड्रन में नॉर्मल एचपी लेवल 11 से 16 ग्राम्स डीएल के बीच रहता है, जबकि आरबीसी काउंट 4 to 5.5 सेल्स एमएमसीएल होता है। ये एग्जैक्ट डेटा याद रखना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। और अगर हम ओवरऑल एपिडेमियोलॉजी का डेटा देखें तो ये बीमारी कितनी फैली हुई है? ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सच में शॉकिंग है। दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं। वेट, 2 बिलियन? यानी दुनिया की करीब 30% पॉपुलेशन? हाँ, एब्सोल्युटली। और इसमें विमेन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, खासतौर पर प्रेग्नेंट, एल्डरली और रिप्रोडक्टिव एज वाली औरतें। और स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यहाँ की स्थिति क्या है? इंडिया में अनीमिया का प्रेवलेंस अप्रोक्सीमेटली 50% है। ये एक वेरी कॉमन डिजीज है जिसमें पर ईयर हर साल 10 मिलियन से ज्यादा केसेस आते हैं। 10 मिलियन केसेस पर ईयर, ये तो मैसिव है। अब कॉज पर आते हैं। इन डिलीवरी ट्रक्स की कमी के मेन राउट्स यानी रास्ते क्या हैं? इसके 3 मेन राउट्स हैं। पहला और सबसे डायरेक्ट रास्ता है लॉस ऑफ ब्लड यानी खून की कमी। जैसे कि ट्रक्स का लीक हो जाना? सही पकड़ा। इस कैटेगरी में हेमोरेज, मेजर सर्जरी, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉसेस आते हैं। राइट। और दूसरा राउट क्या होगा? दूसरा राउट है लैक ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन यानी उत्पादन में कमी। फैक्ट्री में ही प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। जब बोन मैरो में इनइफेक्टिव या डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होता है या फिर किडनीज से लैक ऑफ इरिथ्रोपोइटिन होता है तो प्रोडक्शन गिर जाता है। और तीसरा राउट? तीसरा है हाई रेट्स ऑफ ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, कोशिकाओं का नष्ट होना। मतलब ट्रक सर्कुलेशन में निकल तो गए पर रास्ते में टूट गए। अच्छा, इस डिस्ट्रक्शन वाले राउट में कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं? इसमें सिकल सेल एनीमिया, हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडेटरी इलिप्टोसाइटोसिस, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया और मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया शामिल हैं। जब ट्रक्स कम होंगे तो ऑब्वियसली बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो पेशेंट्स क्लिनिकली किन सिम्टम्स के साथ आते हैं? मेन सिम्टम्स ऑक्सीजन की कमी से ही जुड़े हैं, जैसे हेडेक यानी दर्द, फिर वीकनेस और टायर्डनेस, थकान, साथ ही लेथार्जी, रेस्टलेस लेग्स और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना। एक और बड़ा अजीब सिम्टम होता है ना, वो मिट्टी या ऐसी चीजें खाने वाला। हाँ पाइका, ये एक बहुत इंटेंस अर्ज होती है नॉन डाइटरी थिंग्स खाने की। अगर हम सिस्टम वाइज देखें तो लिस्ट काफी डिटेल में है, जैसे डायग्राम 3.1 में बताया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फटीग, डिजीनेस और फेंटिंग होती है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है? ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर मिलता है, हार्ट ओवरवर्क करता है जिससे पाल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट, चेस्ट पेन या एंजाइना और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओह वाओ! और बाकी ऑर्गन्स पर क्या असर दिखता है? स्प्लीन में एनलार्जमेंट देखी जा सकती है, इंटेस्टिनल एरिया में चेंज्ड स्टूल कलर आता है, मस्कुलर सिस्टम में जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, रेस्पिरेटिंग में वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और आईज में येलोइंग, जबकि स्किन में पेलनेस, कोल्डनेस और येलोइंग आती है। ये तो पेशेंट की कंप्लेंट्स हो गई। पर एज अ डॉक्टर क्लिनिकल साइंस क्या मिलेंगे जब हम एग्जामिन करेंगे? साइंस काफी क्लियर होते हैं। टैकिपनिया और हाइपोटेंशन मिलता है, ग्लोसाइटिस दिख सकता है,
हार्ट पर स्ट्रेन की वजह से टैकीकार्डिया होता है। कुछ स्पेसिफिक डिफिशिएंसीज के साइंस भी होते हैं ना? बिल्कुल, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में डिक्रीज्ड प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन सेंस मिलता है। एक क्लासिक साइन है पैलर, जो नेल बेड, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कंजंक्टिवा या पाल्मर क्रीजेस में क्लियरली दिखता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कोइलोइकिया मिलता है, जो ब्रिटल स्पून शेप्ड नेल्स होते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ओके डॉक्टर्स, यहाँ हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं। जल्दी से क्विक रिवीजन 1 करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स लॉक हो जाएं। नॉर्मल HB वैल्यूज, मेन 13.5 to 18, women 12 to 15 और चिल्ड्रन 11 to 16। और वो 3 राउट्स हैं। पहला ब्लड लॉस, दूसरा लैक ऑफ प्रोडक्शन और तीसरा हाई डिस्ट्रक्शन। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की। इन सब में सबसे फ्रीक्वेंटली क्या देखने को मिलता है? सबसे कॉमन है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम IDA कहते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पर ये हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरह दिखता है। हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक, इसके मेन कॉजेज यानी कारण क्या है? मेन कारण है ब्लड लॉस, चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक। फिर डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन। उसके अलावा डिक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, जैसे कि सीलियाक डिसीज में होता है। राइट, एब्जॉर्प्शन ही ठीक नहीं होता। हाँ, और इंक्रीज्ड आयरन रिक्वायरमेंट भी एक बड़ा कॉज है, जो प्रेगनेंसी या सीवियर इलनेस में होता है। और बच्चों में क्या मेन रीजन होता है इसका? मैंने सुना है दूध का कुछ लिंक है इससे। सही सुना है। बच्चों में इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ काउज मिल्क एक मेजर फैक्टर है। जब बच्चे एक दिन में 24 आउंसेस से ज्यादा काउज मिल्क पीते हैं तो आयरन की कमी होने लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काउज मिल्क मोर देन 24 आउंसेस अ डे। अब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब रिजल्ट्स क्या बताएंगे? लैब्स में काफी डिस्टिंक्ट पैटर्न मिलता है। लो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी MCV 80 FM होता है। साथ में डिक्रीज्ड RBC काउंट और लो या नॉर्मल रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट तो डिक्रीज्ड ही होंगे। स्मीयर कैसा दिखेगा? स्मीयर पर हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक एराइथ्रोसाइट्स मिलेंगे। सेल्स का साइज अलग अलग होता है, इसलिए एनाइसोसाइटोसिस मिलती है, जिसे हम इंक्रीज्ड रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ या RDW कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, TIBC बढ़ जाती है। हाँ, इंक्रीज्ड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी यानी TIBC। बॉडी और आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए रिसेप्टर्स बढ़ा लेती है। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल हाईलाइट करना चाहूंगी, मेंजर इंडेक्स। ये एसेंशियली MCV डिवाइडेड बाय RBC काउंट होता है। ये आइडिया और थैलेसीमिया को डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत क्रूशियल है। सही कहा। अगर मेंटर इंडेक्स ग्रेटर देन 13 है यानी 13, तो ये क्लियरली IDA सजेस्ट करता है। और अगर 13 हो, अगर लेस देन 13 है तो वो थैलेसीमिया की तरफ पॉइंट करता है। ऑसम। अब ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं। IDA को ठीक कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अंडरलाइंग कॉज को फिक्स करना होता है। साथ में ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयरन खाली पेट बिफोर फूड लेना चाहिए। खाली पेट क्यों? क्योंकि लो गैस्ट्रिक pH यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे एफिशिएंट होता है। और ये सप्लीमेंट्स कब तक चलते हैं? नॉर्मल HB होने के तुरंत बाद बंद कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ड्यूरेशन का रूल है, पहले 3 months टू रिस्टोर स्टोर्स, और जब HB लेवल नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद +1 month, 1 महीना और आयरन चलाना होता है। पर अगर किसी को इंटॉलरेंस हो या मैलएब्जॉर्प्शन हो, तब क्या ऑप्शन है? सिवियर केसेस में इंटॉलरेंस होने पर या पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी और सीलियाक डिजीज पेशेंट्स में हम इंट्रावीनस आयरन इन्फ्यूजन्स देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस कितनी सिवियर हो सकती हैं? काफी सिवियर, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है, इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और चिल्ड्रन में डेवलपमेंटल और ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक देती हूँ। डॉक्टर्स याद रखिए वर्ड लैड। L से लेड पॉइजनिंग, A से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज और B से बेटा थैलेसीमिया। ये बहुत हैंडी निमोनिक है। टाइम फॉर क्विक रिवीजन 2। जल्दी से IDA को रैप अप करते हैं। मेन पॉइंट, काउज मिल्क 24 आउंसेस, मेंजा इंडेक्स IDA में 13 और थैलेसीमिया में 13, और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 3 months + 1 month आफ्टर नॉर्मल HB। परफेक्ट रिकैप। अब आगे बढ़ते हैं। एक कहानी के रूप में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का सफर समझते हैं। ये सफर काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना? काफी ज्यादा। पर्नीशियस एनीमिया एक्चुअली एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है
जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये डेफिशिएंसी आती है इंट्रिंसिक फैक्टर्स के लैक होने से। ये इंट्रिंसिक फैक्टर या IF क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर एक इंटेस्टाइनल ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे स्टमक के गैस्ट्रिक पाराइटल सेल्स बनाते हैं। B12 एब्जॉर्प्शन के लिए ये सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। तो डाइट से जब B12 स्टमक में आता है तो वहाँ क्या होता है? स्टमक के एसिडिक गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में डाइटरी B12 प्रोटियोलिसिस के थ्रू फूड कैरियर प्रोटीन से रिलीज होता है। वहां आते ही वो तुरंत हेप्टोकोरिन से बाइंड करता है। हेप्टोकोरिन से क्यों? ताकि स्टमक के हार्श एसिड से उसका डिग्रेडेशन ना हो। फिर ये कॉम्प्लेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। वहां पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस हेप्टोकोरिन को तोड़कर B12 को वापस रिलीज करते हैं। और फिर यहाँ B12 आखिरकार इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करता है। एग्जैक्टली। ये IF-B12 कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता है और टर्मिनल आइलियम के रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है, जहां वो एंडोसाइटोज्ड यानी सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर IF नहीं होगा तो पूरा प्रोसेस फेल, नो B12। और B12 तो RBC फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली DNA सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। पर ये IF कम क्यों होता है? इसका बड़ा लिंक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स से है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म या विटिलिगो। बॉडी की एंटीबॉडीज अपने ही पैराइटल सेल्स पर अटैक करती हैं, तो IF बन ही नहीं पाता। इस केस में पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? पेशेंट आपके पास जॉन्डिस, ग्लोसाइटिस, पैलर, हेडेक, फटीग और लेथार्जी लेकर आएगा। पर सबसे अलार्मिंग होती हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। न्यूरोलॉजिकल? वो कैसे दिखते हैं? अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, हाथों पैरों में झंझनाहट। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो लेटर स्टेजेस में सब एक्यूट कंबाइंड स्पाइनल कॉर्ड डीजेनरेशन हो सकता है। ओह, ये तो बहुत डेंजरस है। इसको लैब में कैसे पकड़ेंगे? लैब्स में हम CBC और फोलेट या कोबालामीन लेवल चेक करते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में टिपिकल मैक्रोसाइटिक ओवलोसाइट्स और एनिसोफाई किलोसाइटोसिस मिलते हैं। एक सबसे डिफाइनिंग फीचर है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। और ऑटो इम्यून कॉज को कंफर्म करने के लिए? उसके लिए सीरोलॉजी करनी पड़ती है, जिसमें एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज और एंटी IF एंटीबॉडीज मिलती हैं। एक्सट्रीम केसेस में बोन मैरो बायोप्सी भी करनी पड़ सकती है। ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस हैं? अगर माइल्ड केस है तो ओरल विटामिन B12 देते हैं, लगभग 1000 से 2000 माइक्रोग्राम्स। पर सीवियर केसेस में GI ट्रैक्ट को बाईपास करने के लिए सीधा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं 1000 माइक्रोग्राम्स का। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या ध्यान रखना है? हमें फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्रग इंड्यूस्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया जैसे मेथोट्रेक्साइट की वजह से और अनीमिया ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज को रूल आउट करना होता है। ओके डॉक्टर्स, लेट्स डू क्विक रिवीजन 3। IF का सफर जल्दी से ट्रेस करते हैं। हेप्टोकोरिन से शुरू होकर पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, फिर IF से बाइंडिंग और फाइनली टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्प्शन। और अर्लीस्ट न्यूरोलॉजिकल साइन? अर्लीस्ट साइन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। सही जवाब। अब नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं। हमने ट्रक प्रोडक्शन की प्रॉब्लम देख ली, पर अगर प्रोडक्शन ठीक हो पर RBC का शेप यानी आकार ही खराब हो तो क्या होगा? वहां हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया या SCA की। ये एक इनहेरिटेड डिफेक्ट है बेटा ग्लोबिन चेन का। इनहेरिटेड डिफेक्ट, इसमें एग्जैक्टली जेनेटिक लेवल पर क्या बदल जाता है? इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के कारण बेटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामीन की जगह वैलिन आ जाता है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है। सिर्फ ग्लूटामीन से वायलिन के चेंज ने पूरा शेप बदल दिया? हाँ, नॉर्मल ऑक्सीजन पर सेल्स ठीक रहते हैं, पर डीऑक्सीजनेटेड स्टेट्स में ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन रिजिड, इलोंगेटेड, सिकल लाइक शेप पॉलीमर्स बनाता है। सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं रहते और ब्लड फ्लो ब्लॉक करने लगते हैं। ये सिम्टम्स किस एज में दिखना शुरू होते हैं? बच्चों में तुरंत दिखते हैं क्या? नहीं, बर्थ के तुरंत बाद नहीं। फीटल हीमोग्लोबिन की वजह से सिम्टम्स आमतौर पर 5 से 6 मंथ्स की एज में आते हैं। अगर इस ब्लड का स्मीयर देखें तो हिस्टोपैथोलॉजी में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? स्मीयर पर क्लासिक सिकल सेल्स तो दिखेंगे ही, साथ में टारगेट सेल्स भी मिलते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है हावेल जॉली बॉडीज। हावेल जॉली बॉडीज, ये क्या होती हैं? ये एसेंशियली RBCs के अंदर DNA के रेमनेंट्स होते हैं। SCA पेशेंट्स में बार बार स्प्लिनिक इन्फाक्स होने से ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है, यानी स्प्लीन काम करना बंद कर देता है। जब स्प्लीन इन रेमनेंट्स को क्लियर नहीं कर पाता तो स्मीयर में हावेल जॉली बॉडीज दिखती हैं। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है ना?
उसके लैब रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये रिजल्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर फुल ब्लोन SCA डिजीज है तो 80% सिकल सेल हीमोग्लोबिन यानी HbS होता है। हीमोग्लोबिन F 1% to 20% मिलता है और हीमोग्लोबिन A2 2% to 4.5% मिलता है। सबसे जरूरी बात, इसमें हीमोग्लोबिन A का एब्सेंस होता है यानी 0% HbA। और अगर किसी को सिर्फ ट्रेट हो यानी कैरियर हो तो? SCA ट्रेट वाले केस में 40% और लेस HbS मिलता है। नॉर्मल HbF होता है, माइल्डली इंक्रीज्ड HbA2 मिलता है और 60% और मोर HbA प्रेजेंट होता है। इसलिए उन्हें डिजीज के सिवियर सिम्टम्स नहीं आते। तो जिन्हें डिजीज है उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, तो फोकस सपोर्टिव केयर पर होता है। मेन पिलर्स हैं हाइड्रेशन, पेन रिलीफ और सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट। कॉम्प्लिकेशंस भी काफी फेटल होती होंगी इसकी। काफी ज्यादा। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, अक्यूट स्ट्रोक और पार्वोवायरस से इंड्यूस्ड एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत हाई होता है। साथ ही प्रायोपिज्म, जॉइंट्स का एवास्कुलर नेक्रोसिस और रीनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाइपोस्थेन्यूरिया और रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस भी मिलते हैं। चलिए आखिरी रैपिड फायर क्विक रिवीजन 4 करें। म्यूटेशन कहाँ होता है? 6th पोजीशन पर ग्लूटामीन टू वैलीन। स्मीयर में ऑटोस्प्लीनेक्टमी की वजह से क्या मिलता है? हाविल जॉली बॉडीज। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में परसेंटेजेस? डिजीज में 80% HbS और 0% HbA। ट्रेट में 40% से कम HbS और 60% से ज्यादा HbA। परफेक्ट। अब सारे अनीमियाज को हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? एक्सपर्ट, अगर हम फ्लो चार्ट 3.1 और टेबल 3.1 को बेसिस बनाएं तो? हम इनको लॉजिकली MCV साइज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। पहला है माइक्रोसाइटिक, जहां वॉल्यूम 80 FL होता है। इसमें आइडिया आएगा? हाँ, आयरन डेफिशिएंसी। उसके अलावा सिड्रोब्लास्टिक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और थैलेसीमियाज इस कैटेगरी में आते हैं। और नॉर्मोसाइटिक कैटेगरी में क्या आएगा, जहां साइज 80-100 FL के बीच होता है? नॉर्मोसाइटिक को हम रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन रेट से डिवाइड करते हैं। अगर रेट 2% है मतलब ब्लीडिंग या हीमोलिसिस चल रहा है। अगर 2% है तो बोन मैरो सप्रेशन या क्रॉनिक किडनी डिजीज है। फिर तीसरी कैटेगरी हुई मैक्रोसाइटिक, जहां साइज 100 FL होता है। सही। इसमें मेगलोब्लास्टिक अनीमियाज आते हैं, जहां DNA प्रोडक्शन इश्यू होता है, जैसे हमारा B12 डेफिशिएंसी। और कुछ नॉन मेगलोब्लास्टिक कॉजेज भी होते हैं इसमें। ये क्लासिफिकेशन काफी क्लिनिकल अप्रोच देता है, पर मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरानी उस रिलेटिव एनीमिया कैटेगरी को देखकर हुई। हाँ, वो काफी यूनिक फिनोमेना है। इसमें RBCs मास एक्चुअली कम नहीं होता, बल्कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे ब्लड डाइल्यूट दिखता है। इसके एग्जाम्पल्स कितने अजीब हैं। मैक्रोग्लोब्यूलिनीमिया, प्रेगनेंसी, जहां ये नेचुरली होता है, एथलीट्स में भी मिलता है, पर सबसे माइंड ब्लोइंग था पोस्ट फ्लाइट एस्ट्रोनॉट्स। एब्सोल्युटली। स्पेस ट्रैवल और माइक्रोग्रेविटी प्लाज्मा फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर देती है, लीडिंग टू दिस रिलेटिव एनीमिया। स्पेस और ब्लड डायनामिक्स का ये कनेक्शन काफी ब्रिलियंट है। सोचिए डॉक्टर्स, हमारा ब्लड कितना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। एक सिंपल आयरन की कमी यानी डेफिशिएंसी से लेकर बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर एक सिंगल अमाइनो एसिड ग्लूटामीन से वेलिन के चेंज होने तक एक छोटी सी मॉलिक्यूलर एरर कितना बड़ा सिस्टेमिक इम्पैक्ट ला सकती है। पैथोफिजियोलॉजी वाकई में एक कहानी की तरह है। बिल्कुल। इन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस का पूरी बॉडी पर जो असर पड़ता है वो समझना ही मेडिसिन का कोर है। अब एक सवाल आपके लिए डॉक्टर्स, मेंटर इंडेक्स 13 से ज्यादा 13 किस स्पेसिफिक अनीमिया को सजेस्ट करता है? अपना 1 वर्ड आंसर कमेंट करें। देखते हैं किसको सही से याद रहा। और हाँ, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके सिलेक्शन के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो टॉपिक रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। कीप स्टडीइंग हार्ड डॉक्टर्स।